आज हम लोग क्लास 11 का लेसन 4 जो कि एक इंग्लिश का टॉपिक है, स्नैपशॉट था, उसको पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लानिट, द ग्रीन मूवमेंट रोल। ग्रीन मूवमेंट मतलब हरित क्रांति का हमारे प्लानिट पर क्या योगदान रहा है। प्लानिट मतलब हो गया आपका ग्रह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुल मिलाकर के कितना ग्रह है, 8 ग्रह है। 8 ग्रह में हमारा पृथ्वी तीसरा नंबर पे आने वाला प्लानिट है, जिसको हम लोग ब्लू प्लानिट के नाम से भी जानते हैं। और आप लोग सभी जानते हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा प्लानिट काफी ज्यादा गर्म होते जा रहा है, जिसके कारण गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है। कारण क्या है, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण या फिर पेड़ पौधे की कटाई जो अंधाधुंध मात्रा पर हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस परिवर्तन के बारे में ही नानी पालकीवाला ने एक चर्चा की है। और साथ ही साथ अब ये नानी पालकीवाला कौन है, तो द एलिंग प्लानिट द ग्रीन मूवमेंट रोल, इसके लेखक है नानी पालकीवाला। इसमें नानी पालकीवाला बताते हैं ग्रीन मूवमेंट के बारे में, हरित क्रांति के बारे में, कि हरित क्रांति के को लेकर के क्या क्या बदलाव आए, इसमें किसने लाया। जैसे कि आप क्लास 11 का इकोनॉमिक्स बुक में पढ़िएगा, प्रोफेसर नॉर्बर्ट बोरलॉग के बारे में, जिन्होंने हरित क्रांति को लाया पूरे विश्व स्तर पर, जो कि स्टार्टिंग आपका रसिया से हुआ था। इंडिया की बात करें तो इंडिया में एम एस स्वामीनाथन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रीन मूवमेंट को इंडिया में लाया। हरित क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा था, तो हरित क्रांति का प्रभाव के कारण ही तुम्हारा पंजाब, हरियाणा और कई सारे राज्यों में गेहूं का उपज बढ़ गया, खाद्यान्न फसलों का उपज बढ़ गया। जहां पर खाद्यान्न फसलों का उपज 1300 क्विंटल के आसपास होता था, वह बढ़ करके 1 हेक्टेयर में 2500 क्विंटल हो गया, यानी कि लगभग दुगनी वृद्धि हुई। अब भारत जो पहले खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, उसे अमेरिका से आयात करना पड़ता था, वह आयात अब धीरे धीरे घटने लगा था। यह 1960 के दशक की बात है। तो इसी का पूरा चर्चा नानी पालकीवाला ने अपने इस लेख में किया है। अब चलिए लेख को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज इसने दिया हुआ है डिटेल में। और ये टॉपिक आपका, मैंने पहले भी कहा, इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो इसका सेम हिंदी वर्जन कहिए तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए याद करना है। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन सब वर्ड का मीनिंग आगे चल के जानेंगे। अब इसमें दिया हुआ है ये जो आर्टिकल आपका लिखा गया है, या किसके द्वारा लिखा गया, तो नानी पालकीवाला के द्वारा लिखा गया है यह आर्टिकल। और यह पब्लिश आपका हुआ था 24 नवंबर 1994 को। ये आप याद रखिएगा, ये किसके द्वारा पब्लिश हुआ, नानी पालकीवाला के द्वारा। और इसमें इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस क्या है, तो यह एक न्यूज़पेपर है, अमेरिकन न्यूज, सॉरी इंग्लिश न्यूज़पेपर है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस है, उसी में यह 24 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ था। इसमें जो इशू थी वह डिक्लाइंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, डिक्लाइंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रिलीवेंस, कि किस प्रकार पृथ्वी का जो हेल्थ है धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। अब पृथ्वी का हेल्थ की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अपना हेल्थ को देखते हैं। पृथ्वी का हेल्थ क्या है कि उसमें सही मात्रा में ऑक्सीजन का होना, कार्बन डाइऑक्साइड का होना, किसी का ना ही ज्यादा वृद्धि हो ना ही कमी हो। आप लोग सभी जानते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंट है, याद है किसी को, कितना? बिल्कुल, ऑक्सीजन की मात्रा की अगर बात करें तो ये आपका 21% है। नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये आपका 0.04% है। अब बाकी सारा क्या है, अन्य गैस है। महत्वपूर्ण गैसें क्या आती है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। कहा जा रहा है कि इस तरह का मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, ग्रीन मूवमेंट, यह आपका 25 साल पहले स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये स्टोरी जो है आपका 1994 की है जब ये पब्लिश हुई थी। इन 1972 1972 में वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंड जो की गई थी, ये कहाँ की गई थी, न्यूजीलैंड में फाउंड की गई थी सबसे पहले। सिंस देन मूवमेंट हैज नॉट लुक बैक, उसके बाद इस मूवमेंट ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि ये मूवमेंट सही है या गलत है। मतलब हमेशा ये क्या हुआ, सही हुआ है और आगे बढ़ते गया है। वी हैव शिफ्टेड वन ऑफ, या किसी की आशा है, इरवॉकेबली फ्रॉम द मैग्नेस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। और यह मैग्नेस्टिक व्यू से लोगों को किस और प्रेरित करते हैं, होलिस्टिक और इकोलॉजिकल, मतलब पर्यावरण से जोड़ करके लोग इसको देखने का काम करते हैं। It is shift in human participation as revolutionary as that introduced by the Copernicus।
इसके बाद यहाँ पर एक नाम बताया गया है कि हम लोग जो रिवॉल्यूशनरी की बात करते हैं, रिवॉल्यूशनरी मतलब जो पृथ्वी जो चक्कर काटती है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था। कॉपरनिकस ने कहा था 16th सेंचुरी में कि जितने भी अदर प्लैनेट हैं, अर्थ और अदर प्लैनेट किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? किसके अंतर्गत? अर्थ, पृथ्वी और उसके अन्य ग्रह किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वही चीज किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री यानी मानव इतिहास में यह पहली बार था, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are part. It has its own metabolic needs and vital process which need to be respected and preserved. और इसमें पहली बार थी कि जिसमें हर चीज को प्रिजर्व रखने की बात की गई थी। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? संरक्षित रखना या बचा करके रखना। द अर्थ विटल साइन रिवेल ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, और अर्थ को यहाँ पर एक पेशेंट की तरह इंडिकेट किया गया है कि भैया अर्थ भी क्या है? एक पेशेंट है और धीरे धीरे यह मृत्यु की ओर जा रहा है। मृत्यु की ओर मतलब इसमें सभी चीजें खत्म होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। द अर्थ विटल साइन वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर ethical obligation to be food stewards of the planet and responsible trustees of the legacy of the future generation। मतलब वही चीज कहा जा रहा है। मेनली अगर बोले कि आप लोग एक चीज पढ़े थे क्लास 10 में, सतत पोषणीयता का विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया गया था? आने वाली भावी पीढ़ी का ध्यान में रखकर किया गया विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो मतलब आपको आने वाले फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखना है कि भाई आज जैसे मान लेते हैं सपोज दैट अभी छोटी के घर में बहुत पैसा है, इतना पैसा है मतलब पूरा दोनों हाथ से उड़ाएगी तो भी खत्म नहीं होगा। अब ये सोचेगी कि रोज हम क्या करेंगे? हवाई जहाज में चढ़ेंगे और दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से हवाई जहाज से वापस आएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसका घर का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। अब इसका आने वाला पीढ़ी क्या होगा? भूखे मरेगा। तो ये सोच के चलेगी नहीं भैया हम भी थोड़ा पढ़ के थोड़ा कमा उमा लेते हैं ताकि आने वाला भावी पीढ़ी को दिक्कत नहीं हो। यही नहीं करते हैं। जब लगभग अगर हम बात करें, आप लोग जितने भी पढ़ने के लिए आए हैं सभी लोग के घर में इतना पैसा तो जरूर है कि कोई भूखे नहीं मरिएगा, लेकिन फिर भी तुम लोग पढ़ने आते हो। क्या है कि आने वाला पीढ़ी का ध्यान रखते हैं हम लोग, बस इसीलिए कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या किसका कॉन्सेप्ट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। यह कब पॉपुलर हुआ था? तो 1987 में पॉपुलर हुआ था। जैसे कि आप लोग जानते हैं दिल्ली में लोग मोटरसाइकिल या कार गाड़ी के बजाय मेट्रो ट्रेन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। कारण बता सकते हैं? क्योंकि एक मेट्रो ट्रेन में जो भी ईंधन जल रहा है उसमें बहुत सारे लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पेट्रोल डीजल की बात करें, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो एक कार से जा रहे हैं तो 2 या 4, लेकिन अगर मेट्रो ट्रेन में जा रहे हैं तो एक बार में बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, 100 की संख्या में उसमें जाते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था ये 1987 में आया था। किसके द्वारा दिया गया था? वर्ल्ड कमीशन के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। इन इट्स रिपोर्ट it defined as the idea the development that meets the need of the present without compromising। इसके बारे में डिफाइन क्या किया गया है? डिफाइन में बोला गया डेवलपमेंट एक मीट्स है किसका? नीड ऑफ द प्रेजेंट। हम लोग प्रेजेंट का इसमें ध्यान रखते हैं, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि हमको भैया फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखते हुए अभी अपना विकास करना है। ठीक है? दैट इज विदाउट स्टेपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड इन द जू एट लुसाका। अब देखिए एक नाम आता है एक जू का। जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। तो यहाँ चिड़ियाघर कहाँ का है? लुसाका जाम्बिया का है। जाम्बिया आपका दूसरा देश हो गया। ठीक है? देयर इज ए केज, वहां पर एक केज रखा गया है, एक पिंजड़ा रखा गया है। वेयर द नोटिस रीड, जिसमें नोटिस में लिखा हुआ है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब आप लोग बताइए कि दुनिया का सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल क्या है? चलिए हम ही बता देते हैं। जो मोस्ट पावरफुल डेंजरस एनिमल है, अगर आप लोग लायन या टाइगर की बात करें तो लायन या टाइगर कितना पावरफुल कहने मेरे, हम जाएंगे गोली लेकर के धाए मार देंगे, खत्म। सही बोले ना? क्या हमसे ज्यादा पावरफुल कोई है? हम लोग ह्यूमन सबसे बेसी पावरफुल है। इससे ज्यादा पावरफुल दुनिया में कोई जानवर नहीं हुआ। चाहे कोई कितना खतरनाक से खतरनाक जंगली जानवर क्यों ना हो, हम उसको काबू में कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसकी पूरी प्रजाति को खत्म कर सकते हैं। है ना क्षमता मानव में? क्या किसी भी प्रजाति में इतनी क्षमता है क्या? चाहे बाघ ले लो, शेर ले लो, लायन ले लो, कुछ ले लो, कोई भी हमारी पूरी प्रजाति को नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन ह्यूमन चाहे तो किसी की भी पूरी प्रजाति को नष्ट कर सकता है। तो ये जो लुसाका है आपका जाम्बिया में जो केज रखा हुआ है, उसमें नोटिस में लिखा हुआ है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जीव।
इनसाइड द केज, केज के अंदर में, लेकिन देयर इज नो एनिमल, कोई भी एनिमल नहीं है, बट ए मिरर, वहां पर एक मिरर रखा हुआ है, वो शीशा लिखा हुआ है, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, खुद को देख सकते हैं, वेयर यू सी योर सेल्फ, आप खुद को देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर हम लोग खुद हैं, इससे बेसी खतरनाक कुछ नहीं। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. Scientists have catalogued about 1.4 million living species. साइंटिस्ट बताते हैं कि टोटल मिला करके दुनिया में कितना है, लगभग 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज है। 1.4 मिलियन, मिलियन को लिखने आता है ना सभी को? Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologist reckon, अब एक biologist का नाम आता है रिकन का, that about 3 to 100 million of our living species still languish unnamed and ignominious darkness. अब एक नाम आता है यहाँ पे बायोलॉजिस्ट रिकन का, वे बताते हैं कि इतना ही नहीं, तीन से लेकर के 100 मिलियन तक ऐसे लिविंग स्पीसीज हैं जिसका कोई नामांकन नहीं किया गया है, और ये क्या है, इग्नोमियस डार्कनेस में है, मतलब जिसके बारे में लोग जानते तक भी नहीं है, इतना लिविंग स्पीसीज है। अगर अभी हम बात करें, मक्खी मच्छर का नाम तो हम गिना दिए, लेकिन अगर आप बोले आपके घर में जो रात के टाइम में जो कीड़े उड़ते हुए आते हैं, क्या उसका नाम किसी को पता है क्या? नहीं, हम लोग बता रहे कीड़ा आ गया, कीड़ा मकोड़ा है। तो हालांकि सबका तो खैर नाम रखा गया है, हम लोग को पता नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिसका नाम भी रखा तक नहीं गया अब तक। One of the early international commission was which dealt inter alia with the question of ecology and environmental was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its number, Mr. L.K. Jha. The first Brand report raised the question. अभी कहा जा रहा है एक ब्रांड रिपोर्ट जो तैयार किया गया था, या ब्रांड कमीशन जो तैयार किया गया था, ये किसके एक मेंबर का नाम क्या है, मिस्टर एलके झा है, जिन्होंने पहला ब्रांड रिपोर्ट रेज किया। द क्वेश्चन, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर ए सोर्स प्लांट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट इम्प्रूवमेंट लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरमेंट, कि किस प्रकार हमारे प्लानेट में, हमारे ग्रह में जो आपका डिजर्ट की संख्या है, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान की संख्या है, वो बढ़ रही है। रेगिस्तान बढ़ रहा है, इसका मतलब कोई बताओगे? बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे प्लांट काटे जा रहे हैं, अगर सारा प्लांट काट दोगे तो क्या होगा, वो इलाका बिल्कुल सूखा होते चला जाएगा, उसी को डिजर्ट बोला जा रहा है। या फिर इस प्रक्रिया को डिजर्टिफिकेशन भी कहा जाता है, कि भैया जो मैदानी भाग था वो अब क्या हो रहा है, डिजर्ट बनते जा रहा है, रेगिस्तान बनते जा रहा है। The first Brand report raised the question, are we to leave our successor a source planet of the advancing desert? हम लोग किस प्रकार, ये कह रहा है कि किस प्रकार हम लोग ये इम्पोवरिश कर सकते हैं, मतलब बढ़ावा दे सकते हैं किसको, लैंडस्केप को और एलिंग एनवायरमेंट को, कि हमारा एनवायरमेंट ज्यादा बढ़ सके। अब एक नाम आता है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन का, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, इन्होंने एक बुक लिखा है, इसके बुक का नाम है द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। The economic prospect points out that the Earth's principal biological system are the four. इन्होंने बताया कि बायोलॉजिकल सिस्टम 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आपका हो गया फिशरीज, फिशरीज मतलब क्या हो गया, मछली, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और ग्रासलैंड मतलब आपका घास के मैदान, और क्रॉपलैंड मतलब जहाँ पे खेती की जाती है, कृषि योग्य भूमि। तो इनको 4 भाग में बांटा गया है। एंड दे फॉर्म ऑफ फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल economic system. In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetic. इसके अलावा इसमें बताया गया 4 तरह के सिस्टम है जिसको डिराइव किया गया है, जैसे कि रॉ मटेरियल के बारे में, कुछ रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री के लिए यूज होते हैं, इंडस्ट्री मतलब उद्योगों के लिए यूज होते हैं। मिनरल की बात किया गया है, खनिज लवण, और पेट्रोलियम डिराइव सिंथेटिक, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह। In large area of the world, human claims on these systems are reaching are unsustainable level. ये क्या है, unsustainable level,
यानी कि सस्टेनेबल का मतलब क्या बताते हैं, जो आपका सतत धारणीयता का विकास या सतत पोषणीय विकास जो आने वाली भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है। लेकिन यहाँ अनसस्टेनेबल मतलब कि जो सस्टेन नहीं है, जो एक फिक्स मात्रा में नहीं है, उसके बारे में बताया जा रहा है। आता है पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड व्हेन दिस हैपेंस, फिशरीज कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपियर, फिशरीज कोलैप्स हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे मछली पालन का होता है एक टाइप का खत्म हो रहा है, कोलैप्स कर जा रहा है। फॉरेस्ट डिसअपियर, ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड। ग्रासलैंड की अगर बात करें, ग्रासलैंड अब कन्वर्ट होकर के क्या बन रहे हैं, वेस्टलैंड की ओर बन रहे हैं। वेस्टलैंड मतलब खत्म होते जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और क्रॉपलैंड डिस्ट्रॉयड हो जा रहे हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। इन ए प्रोटीन कॉन्सिक्यूस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशरी इज कॉमन एवरीडे। प्रोटीन की मांग के कारण बहुत सारी जगह पर क्या हो रहा है, जो ओवर फिशिंग किया जा रहा है। ओवर फिशिंग मतलब मछली को बहुत ज्यादा मारा जा रहा है। मछली में प्रोटीन पाया जाता है ना, तो प्रोटीन के कारण बहुत सारे लोग मछली बहुत ज्यादा खाते हैं। इन पुअर कंट्रीज, जो गरीब देश है, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डिसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। जो आपका लोकल फॉरेस्ट है, उसका जो लकड़ी वगैरह है, वो पुअर कंट्री वाले लोग क्या कर रहे हैं, उसको कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ प्लेसों में, फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट वी गोज अंडर द pot new pot now cost more than what goes inside it since the tropical forest is in the words of डॉक्टर मायर। अब एक डॉक्टर मायर के वर्ड में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, सेवरल स्पीसीज ऑफ द लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। मतलब जंगलों के विनाश के कारण बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही है। किसने कहा, डॉक्टर मायर्स ने कहा। अब एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। तो जैसे कि आपके सामने कोई स्टेटमेंट दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, अब पूछा जाएगा कि किसके द्वारा कहा गया, डॉक्टर मायर्स के द्वारा, डॉक्टर अजय के द्वारा, डॉक्टर कुमार के द्वारा, या डॉक्टर गौरव के द्वारा। तो आपको ऑप्शन पे टिक करना है डॉक्टर मायर्स। या ग्रीन मूवमेंट रोल कब हुआ था, तो 1960 डिकेट्स में, या फिर यहाँ पर 1972 दिया हुआ है एक जगह पे, तो 1972 मारेंगे। कहाँ पे फाउंडेशन हुआ था इसका, पार्टी कहाँ बना था, तो न्यूजीलैंड में बना था। आपका ऑप्शन में 4 को देश का नाम दे देगा, तो सही देश का नाम क्या हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो न्यूजीलैंड उसका सही आंसर हो जाएगा। या फिर 4 को जो पार्ट बताया गया था, कौन कौन सा पार्ट बताया गया था, तो फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। ये चारों अलग अलग ऑप्शन में दे देगा, 5वां ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज पे हम चले जाएंगे। अच्छा, फिर आपका मैंने एक बताया कि एक जो जू में लगा हुआ है, लिखा हुआ है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, वो जू कहाँ पे है, तो लुसाका जाम्बिया में है। बात समझ में आ रहा है। तो आपका इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव वाला भी क्वेश्चन दिखा देंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, जब लिखिएगा ना कॉपी पर, ये जितना भी हाईलाइटेड पॉइंट है, एक कलर का हाईलाइटेड पॉइंट एक साथ, फिर एक कलर का हाईलाइट पॉइंट एक साथ, इसी तरह करके आप अलग अलग बनाते हुए लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है, it has been well said that the forest predate mankind did that follow the world ancient patrimony of the tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year। कहा जा रहा है कि आप लोगों को पता है जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वह जो है उसका रेट क्या है, 40 से 50 मिलियन खत्म हो जा रहा है an year, and growing use of dung for burning deprives the soil and important natural fertilizer। और जो तुम्हारा डंग है, डंग मतलब क्या होता है, गोबर, जो गोबर जो है, जो कि एक अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है, उसको जला दिया जाता है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड दैट ए 5-fold increase in the rate of the forest planting is needed to cope with the accepted fuel wood demand in the year 2000। कह रहा है कि 2000 आते आते, क्योंकि ये 1974 की स्टोरी है, ठीक है, कह रहा है 2000 आते आते इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप लोग को बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के ये सही हो पाएगा। जेम्स स्पेथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट कौन है, तो जेम्स स्पेथ है। कौन है, जेम्स स्पेथ। इन्होंने कहा था कि लगभग आप प्रत्येक 1 सेकंड पर 1 एकड़ एरिया खो दे रहे हैं, इसका जंगल का मतलब 1 सेकंड में 1 एकड़ एरिया क्या होता है, कट जाता है। आर्टिकल 48A के तहत की अगर बात करें, आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया
provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard to the forest and wildlife the country। बस वही चीज कहा जा रहा है कि आर्टिकल 48A में क्या कहा गया उसके बारे में चर्चा की गई है। आगे है बट व्हाट, ये सब आपका काउजेस बताया गया कि क्या क्या चीज यहाँ पर बताया गया है, क्या क्या डिकेट्स में परिवर्तन हो रहा है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ कुछ डाटा वगैरह भी दिया हुआ है। एक रिसेंट रिपोर्ट भी मिला है हमारे पार्लियामेंट की तरफ से कि पिछले 4 दशकों में जो है आपका इंडियन फॉरेस्ट की जो स्थिति थी, मतलब जितना ज्यादा पूरा फॉरेस्ट था वो कट गया है। और अगर हम बोले 3.7 मिलियन एकड़ की दर से प्रत्येक साल जो है इसकी ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को खोते चले आ रहे हैं। और लार्ज एरिया ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड एंड ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, और आने वाले समय में क्या होगा कि पूरा जगह जो है ट्रीलेस हो जाएगा। ट्रीलेस मतलब कि जहाँ पे ट्री एक भी नहीं होगा, और ये बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो बस वही सारा डाटा के बारे में बताया गया आपको। एक चीज और, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना मेरा, ये अंडरलाइन आपको कॉपी पर नहीं लिखना है, बस मोटा कलर में हाईलाइट वाला लिखना है। अंडरलाइन अगर आप बाद में कभी पढ़ते हैं इस पीडीएफ को तो उसके लिए। एक बात और बोलेंगे, मेरा जितना भी पीडीएफ है सेव करके रखिएगा, एग्जाम टाइम में आपको इंपॉर्टेंट होगा। ये आपका जब किताब आ जाएगा तो सारा अपने किताब पे हाईलाइट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ए 3 ईयर स्टडी यूजिंग सैटेलाइट, पिछले 3 सालों से हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसका, सैटेलाइट का एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन आसमान से जो फोटो लेता है, सैटेलाइट से जो फोटो लेता है, और वंस दैट द एनवायरनमेंट वाज डिटोराइड सो बैडली, वो बता रहा है कि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बैडली हो गया है, क्रिटिकल हो चुका है। किसने, 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, मतलब 88 को देश में इन्वेस्टिगेट करने के बाद यह पता चला है। तो ये सब डाटा भी ध्यान रखिएगा कि कितना देश में, 88 देश में। There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factor distorting the future of the human society। तो ये सारा आपको जो है ना एक डाटा है, आप लोग पूरा इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आप लोग पाइएगा कि जो पॉपुलेशन वगैरह भी है, पॉपुलेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ती जा रहा है। डेट वाइज द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पहले क्या था, 1 बिलियन था, 1 बिलियन, उसके बाद पॉपुलेशन और बढ़ते ही चला गया। मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, काफी कुछ बदलाव देखने को मिलता है। दिन प्रतिदिन आदमियों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। आप लोग जानते हैं इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन अभी 142 करोड़ हो गया है, और ये चाइना को भी पिछाड़ करके पहला नंबर पे आ चुका है। ये बहुत खुशी की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। अरे तो बाद में आप लोग को नौकरी पे छोड़ दीजिए, झाड़ू मारने का नुक्को नहीं मिलेगा। अभी प्रेजेंट वर्ल्ड की अगर बात करें, जो पॉपुलेशन है वो आपका कितना हो गया है, तो 5.7 बिलियन हो गया। और प्रत्येक 4 दिन में आप लोग को पता होना चाहिए ये जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करके 1 मिलियन हो जाती है, ध्यान रखिएगा। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेज, फर्टिलिटी फॉल्स हो रहा है, इनकम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एजुकेशन स्प्रीड कर रहा है, फैल रहा है, और हेल्थ जो है इंप्रूव हो रहा है। यह डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्सेप्टिव बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन यह डेवलपमेंट हमेशा नहीं हो सकता। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंटिन्यू, इसको आप लगातार जारी नहीं कर सकते हैं। तो वही बदलाव सबकी बात की जा रही है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर, बहुत ज्यादा बच्चे का मतलब इसका है ज्यादा काम करने वाले। मेयरली पीपुल, मोर पीपुल विदाउट वर्क, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई भी काम करने के लायक चीज नहीं होगा, मतलब काम नहीं कर सकेंगे, सीधा सा भी बोले। इट इज नॉट सजेस्टेड द ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्टेरलाइज, मतलब सिंपल सा भी बोले बस इतने कर रहा है कि ज्यादा आबादी बढ़ेगा तो स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, बस यही आप समझ सकते हैं। Population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of the Africa and South America put together। साउथ अफ्रीका और अमेरिका को अगर मिला दोगे तो इंडिया का पॉपुलेशन बराबर हो जाएगा। No one familiar with the condition in India would doubt, आप लोग जानते हैं कि यह एक अच्छा फैमिलियर स्थिति नहीं हो सकती है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन का होना। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. We have begun to take a holistic view। बस इसमें आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो बस इसमें यही बताने का कोशिश किया गया है कि किस प्रकार पॉपुलेशन बढ़ रहा है, स्थिति कैसे बुरी हो रही है। इंडस्ट्री में भी जो है
एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आने की बात की जा रही है कि किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन किया जाना चाहिए, बदलाव क्या किया जाना चाहिए। तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बातें इसमें डिक्लेयर की गई है, बताई गई है। इसके अलावा मार्गरेट थैचर की बात करें जो कि प्राइम मिनिस्टरशिप थे, इन्होंने कहा है कि नन हैज द पास टू द, मतलब नो जनरेशन हैज ए फ्री हॉल्ट ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इन ए लाइफ टेनेसी विथ ए फुल रिपेयरिंग लिस्ट। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेसर ब्राउन के शब्दों की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है आपका कि भैया हम लोग जो है इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए, हम लोग ये सारा चीज अपने बच्चों से उधार लेकर के आए। मतलब सीधा सा भी बोले, अगर हमको ये घर भी मिला है तो ये हम अपना बच्चा से उधार लिए, अगर घर को बर्बाद कर देंगे मेरा आने वाला बच्चा कहाँ रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैं आशीष सर आपके साथ, थैंक यू सो मच।